सुप्रभात बच्चों। आज के क्लास में पुनः एक बार हिंदी व्याकरण की ओर ही हम पुनः अग्रसर होते हैं। कल मैंने या उससे पूर्व भी मैंने समास के बारे में आपको जानकारियाँ दी। मुझे विश्वास है कि मेरा प्रयास आपके लिए अवश्य सार्थक हुआ होगा। कुछ और भी इसमें ट्रिक हैं जो मैं 2-4 दिनों में समाप्त कर दूंगा। मोटा मोटी तो लोग समझता है क्या, जो तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु द्वंद्व बहुव्रीहि और अव्यय भाव, अब तो हम समझ गए। लेकिन कुछ जब डीप में जाइएगा, शब्दों की गहराई में जाइएगा, तो आपको एक बार जो है सो कि दिमाग काम नहीं करेगा कि इसको कौन सा समास मैं लिखूं। इस कमी को दूर करने के लिए आशा है कि इस सप्ताह भर मैं इसी चैप्टर को रगड़ूं। कोई भी विषय को पढ़िए, किसी भी चैप्टर को पढ़िए, तो उसमें पूर्ण दक्ष हो जाइए। पूर्ण दक्ष तो आज तक कोई नहीं हुआ है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अधिक से अधिक समझ लीजिए। उसमें धरफराने की तो कोई बात है नहीं। तो आज मैं आपको कल जो पढ़ाए थे हम अव्ययी भाव, ये कर्मधारय समास, वो तो थोड़ा टेढ़ा है, क्योंकि इसमें देखना है विशेषण और विशेष, इसमें देखना है उपमान और उपमेय नहीं। तो बहुत से बच्चे तो उपमान और उपमेय के बारे में भी नहीं जानते होंगे। हालांकि कल मैं उपमान और उपमेय के बारे में बता दिया था बच्चों को। इतना के बावजूद भी समास पहचानने में आपको दिक्कत होगी, तो मैं अपना कुछ ट्रिक बतलाया। बिगड़ा करने पर है जो लगा हो, या फिर पूर्व पद महा हो, परम हो या उप हो, तो उसको कर्मधारय समास समझना चाहिए। मोटा मोटी मैं सारे समास को बता दिया हूँ। अब यही है उसकी गहराई में चलना है। अब जैसे देखिए, पंचामृत है, पंचामृत,
आपसे पूछ दे पंचामृत कौन सा समास है, तो आप गणना मणना करने लगिएगा कि सर पढ़ाए थे तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तब जाकर के आपके दिमाग में यह बात आएगा कि सर तो पढ़ाए थे कि द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची होगा। तो यहाँ पांच अमृतों का समाहार पंचामृत कहलाता है। सबसे पहले तो आपको विग्रह करना आना चाहिए। पंचामृत का हुआ 5 अमृतों का समाहार पंचामृत। तो ये द्विगु समास हुआ। 5 अमृतों का समाहार द्विगु समास हुआ। अब आइए अठन्नी। अठन्नी कौन समास है, हम बता सकते हैं कि अठन्नी कौन सा समास है। आप अपने दिमाग पे बल दीजिए, आपको स्वतः जानकारी मिल जाएगा कि अठन्नी कौन सा समास है। समझ गए कि नहीं? अठन्नी भी द्विगु समास होगा, क्योंकि 8 आना, 8 आना का, आने का क्या माने, समूह 8 आने का समूह अठन्नी हो गया। एवं प्रकार से आप करीब करीब सारे समास को समझ गए। अब जैसे मैं आपको पुनः एक बार बतला देना चाहूँगा कि तत्पुरुष समास जिसका पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो, उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद गौण हो, ये उसकी पहचान है। या पुनः कारक की विभक्ति लगी होती है। इसमें क्या होता है, कारक की विभक्ति लगी होती है। समझ गए कि नहीं? जैसे राजपुत्र, राजकन्या, शूरवीर, शूरवीर में ये कौन समास होगा? शूरवीर। वीर किस में? शूर में। शूर में वीर, शूर माने देवता और वीर का मतलब वीर। अब आइए कर्मधारय समास। तो अभी मैं कर्मधारय समास के बारे में ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कर्मधारय की उत्पत्ति तत्पुरुष से ही हुई है, इसीलिए तत्पुरुष समास। तो उसका परिभाषा तो इसमें मिलेगा ही। शूरवीर कर्मधारय समास है।
होता है सूर, एक होता है सूर। तो शूरवीर कौन समास होगा? शूरवीर होगा कर्मधारय समास। वीर वाला क्या होगा? वीर बाला। बाला माने बेटी, लड़की। बाला माने लड़की। तो वीर बाला लड़की कैसी है? वीर है। तो ये आपका कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष, ये कर्मधारय समास हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? तो अब आइए नीलोत्पल। नीलोत्पल नीला है उत्पल, जिसका या नीला है जो उत्पल, नीलोत्पल कहलाता है। और इसमें ये विशेषण हो गया, उत्पल विशेष्य हो गया, अर्थात ये उपमान हो गया और ये उपमेय हो गया। तो उपमान और उपमेय दोनों है, विशेषण विशेष्य भी है। समझे कि नहीं? तो इसे कर्मधारय काव्य कहने में कोई संशय नहीं है। और जैसे महाकाव्य, महाकाव्य, तो महाकाव्य का मतलब हुआ है जो कर्मधार है। महाकाव्य का मतलब महान है जो काव्य, महान है जो काव्य। एक तो ये विग्रह करने का तरीका हो। और काव्य कैसा? महा। महा हो गया विशेषण, काव्य हो गया विशेष। तो ये महाकाव्य हुआ कर्मधारय समास। उसी प्रकार महावीर, महावीर भी होगा। वीर कैसा? महावीर। वीर महान है जो वीर, महान है जो वीर, महावीर। और ये हो गया कर्मधारय। वीर हो गया विशेष्य और महा हो गया विशेषण। ठीक है? उसी तरह शूरवीर, वीर हो गया विशेष्य, शूर माने देवता, विशेषण हो गया यहाँ पर। समझ गए कि नहीं? ये उपमान और उपमेय में चलिएगा तो शूर हो गया उपमान, है ना? और वीर हो गया उपमेय। वीर की तुलना शूर से की जा रही है, इसीलिए शूरवीर जो है कर्मधारय समास होगा। उसी प्रकार छुट भैया का पुरुष, ये बराबर परीक्षा में आता है। का पुरुष, का पुरुष, का मतलब कुत्सित, का मतलब कुत्सित, कुत्सित है जो पुरुष, का पुरुष कहलाएगा। कुत्सित है जो पुरुष, का पुरुष कहलाएगा। तो यहाँ पुरुष जो है, पुरुष की तुलना कुत्सित पुरुष से, कुत्सित से की जा रही है, इसलिए यहाँ हो गया ये कर्मधारय समास।
इसमें कुत्सित हो गया विशेषण और पुरुष हो गया विशेष। कुत्सित हो गया उपमान और पुरुष हो गया उपमेय, क्योंकि पुरुष की तुलना का से की जा रही है। तो ये कर्मवीर, शूरवीर, नीलोत्पल, महाकाव्य, कापुरुष, ये सब जो है सो कर्मधारय समास का उदाहरण है। सब कर्मधारय समास का उदाहरण है। अब समझ गए होइएगा, सारा का सारा कर्मधारय समास का उदाहरण है। इसमें 2-3 समास ऐसे हैं जो उसमें थोड़ा कंट्राडक्शन में आदमी फंस जाता है। द्विगु लिखें कि बहुव्रीहि लिखें, बहुव्रीहि लिखें कि कर्मधारय लिखें, तो इसमें फंस जाता है। तो इसके ऊपर भी मैं प्रकाश डालूंगा नहीं, ताकि ये भी कंसेप्ट आपको सही सलामत समझ जाइए। अब जैसे देखिए, चरण कमल, चरण कमल चरण कमल, कमल के समान चरण, चरण कैसा? कमल के समान। कमल के समान नयन, कमल नयन। तो कमल के समान नयन किनका था? भगवान राम का नयन जो था कमल के समान था। हाँ, कमल के समान उनका नयन था। तो कमल के समान नयन, कमल नयन हो गया। अब ये देखना है नयन कैसा? कमल के समान। तत्पुरुष में है कि द्वितीय पद प्रधान, कर्मधारय में है कि प्रथम पद उपमान, दूसरा पद उपमेय। नयन कैसा है? नयन कमल के समान नहीं, तो नयन की तुलना कमल से की जा रही है, इसलिए इसको कर्मधारय लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। कमल के समान नयन नहीं, नयन, नयन कैसा? तो कमल के समान। कमल यहाँ विशेषण हो गया, नयन विशेष्य हो गया। या ऐसे कहिए कि कमल उपमान हो गया और नयन उपमेय हो गया। जिस चीज़ से तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है, और जिस चीज़ की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। तो कमल नयन को हम कर्मधारय समास कह सकते हैं। कर कमल, कर माने क्या होता है? हाथ। कमल क्या होता है? कोमल, फूल की तरह। कमल जो फूल होता है ना, कर कमल, कोमल हाथ। किसलय कोमल, कीर्ति लता,
ये भी कर्मधारय है। स्नेहलता, ये भी कर्मधारय है। घनश्याम, घन है जो श्याम, या श्याम कैसा, घन के समान। तो ये हो गया, सब कर्मधारय समान समास है। मुखचंद्र, मुखारविंद, है ना। लौह पुरुष, पुरुष कैसा, लोहे के समान। शशि मुख, शशि के जैसा मुख, यस। मुख, मुख उपमेय है और उपमान हो गया शशि, चंद्रमा। चंद्रमा से मुख की तुलना की जा रही है, तो ये हो गया कर्मधारय। संसार सागर, संसार रूपी सागर, सागर किसको माना गया है, विशेषण क्या है, संसार, कर्मधारय समास। ये सब कर्मधारय समास का उदाहरण है। अब देखिए, चंद्रभाग, चंद्रभाग का मतलब हुआ चंद्र धन भाल। चंद्र का मतलब चंद्रमा, भाल का मतलब सिर, मूड़ी। तो यहाँ दिमाग लगाना होगा, चंद्रमा और मूड़ी से क्या तात्पर्य है। इसका ये मतलब हुआ कि जिसके माथा पर चंद्रमा हो, किसके माथा पर चंद्रमा है, महादेव के माथा पर चंद्रमा है। चंद्रभाल कहने से महादेव का बोध हो गया, इसीलिए यह बहुव्रीहि समास हो गया। चंद्रवदन, चंद्रमा है वदन पर जिसके, वदन माने शरीर, तो उसके शरीर सिख से लेकर के और नख तक जो भी अंग है, शरीर का ही अंग है ना, नख सिख। तो यहाँ चंद्रवदन का मतलब हुआ चंद्रमा है वदन पे जिसके। तो आज की पढ़ाई यहीं रह गए हो, समाप्त करता हूँ। पुनः कल के लिए यही चैप्टर लेकर पुनः मैं आऊँगा। धन्यवाद।